हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन की अहम खबरें अपडेट करते रहते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया में क्या हो रहा है। सीरिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए वहां सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। सीरिया में 26 मई को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और ख़बर यह है कि वहाँ अब सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। सीरिया की पार्लियामेंट ने यह फ़ैसला लिया है कि आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन मुल्कों को ऑब्ज़र्वर के तौर पर इनवाइट किया जाएगा जो दमिश्क के दोस्त मुल्क हैं। सीरिया की पार्लियामेंट की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान, ओमान, अल्जीरिया, मौरितानिया, रूस, आर्मीनिया, चीन, वेनेजुएला, क्यूबा, बेलारूस, दक्षिणी अफ्रीका, इक्वाडोर, निकारागुआ और बोलीविया को प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान ऑब्जर्वर के तौर पर इनवाइट किया जाएगा। आपको मैं बता दूं, ये वो सारे मुल्क, ज़्यादातर वो मुल्क हैं जो कम्युनिस्ट नज़रिए वाले लोग हैं, रूस के एक तरह से ब्लॉक में शामिल हैं और अमेरिका से इनमें से अक्सर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यानी वो अपने दोस्त मुल्कों को ही ऑब्ज़र्वर के तौर पर बुला रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी ख़बर इसलिए है कि ये इलेक्शन किस तरह के होते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। मैं इस प्रोग्राम के आखिर में मैं बताऊंगा कि मैंने इस इलाके में कुछ मुल्कों के इलेक्शन या नाम निहाद इलेक्शन देखे हैं, उसमें तजर्बा कैसा था वो भी मैं बताऊंगा। अब इस सीरिया के पार्लियामेंट के स्पीकर ने बताया है कि वेडनेसडे तक 10 और उम्मीदवारों ने प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं। इस तरह से सीरिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए अब तक 51 कैंडिडेट्स का नामांकन यानी नॉमिनेशन हो चुका है, बल्कि नॉमिनेशन के कागज़ भरे जा चुके हैं। सीरिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हैं वो 26 मई को होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बशार अल असद का जन्म 11 सितंबर 1965 में हुआ था। वो 17 जुलाई 2000 से सीरिया के 19वें प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वो सीरियाई फोर्सेस के कमांडर इन चीफ और अरब समाजवादी बास पार्टी की सीरिया ब्रांच के सेक्रेटरी हैं। उनके वालिद हाफिज अल असद 1971 से सन 2000 तक प्रेसिडेंट रह चुके थे। दमिश्क में पैदा होने वाले बशार अल असद और वहीं पले बढ़े। उन्होंने 1988 में दमिश्क यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया और सीरियाई फ़ौज में डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। बशार अल असद 4 साल बाद एक आँखों की साइंस यानी नेत्र विज्ञान में एक्सपर्ट के तौर पर लंदन के वेस्टर्न आई अस्पताल में मास्टर्स की डिग्री वहाँ पर की। 1994 में उनके बड़े भाई बैसल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद बशार अल असद को सीरिया के लिए वापस बुला लिया गया था, क्योंकि उन्होंने बसील की जगह पर जानशीन उन्हें बनाया गया था। उनको 1998 में लेबनान में सीरियाई फ़ौजी मौजूदगी की जिम्मेदारी लेते हुए फ़ौजी एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया, फ़ौजी एकेडमी में शामिल हो गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सीरिया के असद ख़ानदान की हुकूमत को एक व्यक्तिगत तानाशाही के तौर पर कहते हैं। 17 जुलाई 2020 को असद अपने वालिद के जानशीन बने, जिनकी मौत 1 महीने पहले हुई थी। बिना किसी ख़ास मुखालफत के सन 2000 और 2007 के उन्हें 97.29 और 97.6 वोट्स मिली थी, ऐसा बताया गया था। 16 जुलाई 2014 को असद को एक बार फिर 7 साल के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ दिला दी गई थी, जिसमें उन्हें 88.7% वोट मिले थे। मुल्क में चल रहे सिविल वॉर के दौरान सीरियाई सरकार के ज़रिए कंट्रोल वाले इलाकों में ही वोटिंग हुई थी, जिसकी यूनाइटेड नेशंस ने नुक्ताचीनी की थी। बशार अल असद की लीडरशिप में मानवाधिकार ग्रुप्स ने सीरिया की ह्यूमन राइट्स के मामले में काफ़ी नुक्ताचीनी की है, क्रिटिसाइज़ किया है। असद सरकार ख़ुद को सेकुलर
सरकार बताती है, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि सरकार मुल्क में कम्युनल टेंशन और कम्युनल डिवीज़न का फ़ायदा उठाती है और हुकूमत में बने रहने के लिए अलवी माइनॉरिटी पर भरोसा करती है। एक ज़माने में बशार अल-असद को रिफॉर्मिस्ट के तौर पर समझा गया था, लेकिन बाद में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अरब लीग के अक्सर मुल्कों ने 2011 में असद के इस्तीफ़े की मांग की थी। दिसंबर 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स के कमिश्नर नवी पिल्ले ने बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की एक जांच के रिपोर्ट के नतीजों में असद को जंग के गुनाहगार के तौर पर माना गया है। यूनाइटेड नेशन ने अक्टूबर 2017 में बताया था कि असद सरकार खान शेखोन केमिकल हमले के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इससे बशार अल असद सरकार ने इनकार किया था। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद एक बार सीरिया में इसी तरह का इलेक्शन खुद देखा है। इराक में सद्दाम हुसैन का जो आखिरी रेफरेंडम अक्टूबर 2002 में हुआ था, मैं उसमें भी इराक में मौजूद था और वो एक तरह से वोटिंग क्या मजाक की सी हालत थी और उसमें कहीं कोई अपोजिशन लीडर की कोई कैंपेन या कहीं कोई नज़र नहीं आती। इसी तरह से मैंने 2003 अगस्त में कुवैत की नेशनल असेंबली का इलेक्शन देखा है, जहां नेशनल असेंबली का एडवाइजरी रोल होता है, कानून बनाने का कोई ख़ास रोल नहीं होता और वहां 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 1 और नंबर 2 यानी दोनों जीतने वाला नंबर 1 और उसके बाद नंबर 2 पर इन दोनों को इलेक्टेड मान लिया जाता है और इस तरह से इस कुवैत की पार्लियामेंट में 50 मेंबर्स होते हैं 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से। तो इन मुल्कों में एक तरह से डेमोक्रेसी दिखाने की कहीं कहीं कोशिश होती है, कहीं कहीं ये बताने की कोशिश होती है कि हम चूँकि दूसरे किस्म के निज़ाम में थे, डेमोक्रेसी में आने में हमें टाइम लगेगा। तो वो मुख्तलिफ़ फेजेस हैं डेमोक्रेसी की तरफ आने के, लेकिन असल बात यह है कि जो बड़ी ताकतें इन मुल्कों के सरपरस्ती करती हैं वो ख़ुद यहाँ इलेक्शन नहीं चाहती। अब बशार अल असद का इलेक्शन होगा, किस तरह से होगा वो सब दुनिया देखेगी। मुझे यकीन है कि वही जीतेंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई कैंडिडेट ऐसा मजबूती से कोई ना कैंपेन कर पाएगा ना वोटिंग हासिल कर पाएगा। इन मुल्कों में बहरहाल इलेक्शन इसी तरह का होता है, लेकिन ईरान के इलेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहाँ बहुत ही खुल कर के टक्कर होती है, कैंडिडेट्स के बीच में बहस होती है, मीडिया में, मीडिया के अलावा। ईरान ने अपने आप को काफ़ी हद तक एक तरह से डेमोक्रेटिक मुल्क मुस्लिम मुल्कों के दरमियान अपने आप को बनाया है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन आम तौर पर दूसरे अरब मुल्कों की हालत अभी डेमोक्रेसी में बहुत ही शुरुआती दौर की है। तो इस वक्त मेरे पास ये ख़बर थी, इसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्लोबल न्यूज़ का कार्यक्रम पसंद आता है और आप बताइएगा कि हम इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी में स्क्रिप्ट की तैयारी के बग़ैर मैं प्रोग्राम देता हूं, इसमें कहीं कहीं कोई ऐसी कमी भी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ख़बरें इसी तरह से भी जाएं तो बहुत अच्छा है, तेज़ी से ख़बरें आप तक पहुंच जाती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।